नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय उप्रेती हैं, जो आईबीएम के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। हम उनसे कुछ बातें विज्ञान के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ है कैरियर, वाहक, ले जाने वाला। और इसके अलावा जो बायोलॉजी वर्क में भी जो चीजें किसी बीमारी को ले जाती है उसको भी वेक्टर कहा जाता है। लेकिन फिजिक्स में ये वेक्टर क्या है, और इसके अलावा हम कई बातों पर बात करेंगे कि जो करंट है उसके अंदर दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उसके बाद भी हम उसको स्केलर कह रहे हैं। और लेकिन उसके साथ में ही कुछ और चीजें हैं, जो करंट डेंसिटी है उसको हम वेक्टर कह दे रहे हैं। ऐसे कई चीजों पर हम बात करेंगे। तो नमस्कार संजय। नमस्कार महेश। नमस्कार संजय। तो आज मैं आपसे पहला तो ये जानना चाह रहा हूँ कि वेक्टर को पढ़ने से पहले हम ये दिशा किसे कहें। सोचना पड़ेगा कि हमको दिशा की जरूरत पड़ती कहाँ पर है। जी। जैसे कुछ कुछ चीजें होती जहां हमको दिशा की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने किसी से पूछा कि जी। उम्र कितनी है, तो जी। आपने कहा भाई 50 साल है, 10 साल है, 20 साल है। ठीक है, जी। उसमें हमको कोई दिशा की जरूरत नहीं है। जी। अब आपने कहा कि भाई ये बताओ कि नंदा देवी पर्वत किधर को है, जी। तो वहां आपको दिशा की जरूरत पड़ रही है। जी। तो जो वेक्टर सामान्य रूप से हम दिशाओं को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के रूप से डिफाइन करते हैं। और अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से कहें तो हम दिशाओं को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से डिफाइन करते हैं। 3D में तो एक्स एक्सिस है, फिर वाई एक्सिस है और फिर ये जेड एक्सिस है। अब वेक्टर की जो खासियत है वो कि हम किसी भी बिंदु को अगर आप देखें, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें अगर एक्स एक्सिस की दिशा में इकाई सदिश आई है और वाई एक्सिस की दिशा में इकाई सदिश जे है, तो इस पॉइंट पर आप देखें तो इसकी जो ये वेक्टर हो जाएगा, ये 3i+4j हो जाएगा। और इसकी अगर हमको दिशा निकालनी होगी तो हम 3i+4j बट्टे √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके एक इकाई सदिश यहां को दिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर इस वेक्टर को हम दिखाएं तो अगर ये 3 - 3i है, ये +4j है, तो ये हो जाएगा वेक्टर -3i+4j। ऐसे अगर इसको दिखाएं हम तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये -3i है, ये -4j है, तो ये वेक्टर हो जाएगा -3i - 4j। और अगर इनका हम दिशा दिखानी है तो ये करके वेक्टर को उसके परिमाण से हम भाग कर देंगे। ऐसे ही हम यहां को भी दिखा सकते हैं। अगर ये वेक्टर 3i है, ये वेक्टर -4j है, तो ये वेक्टर हो जाएगा 3i - 4j। तो आप देखते हैं कि हम वेक्टर की जो सबसे बड़ी खासियत है, हम किसी भी दिशा को दिखाने में सक्षम हो रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास केवल 4 दिशाएं या 6 दिशाएं हो रही थी, अब हमारे पास असंख्य दिशाएं हैं जिनको हम बड़े स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। होते हैं जो सदिश राशियां जो होती हैं, वो आपको खाली एक मात्रा ही नहीं बताती है किसी चीज की, वो यही बताती है कि वो मात्रा किस दिशा में है। और कभी कभी उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपने किसी से कहा कि भाई हम स्कूल में हैं और तुम जो हो ऐसा करो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलो और 10 मिनट में जो तुम घर पहुंच जाओगे। अब आपने ये तो बता दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलो और घर पहुंच जाओगे 10 मिनट में, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस दिशा को चलना है। तो आपको पास 10 मिनट बाद कॉल आ रहा है, सर मैं तो पहुंच गया हूँ लेकिन मेरा घर तो कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। तो अब आपको समझ में आया कि भाई मुझे उसको दिशा ही बतानी थी कि इस दिशा में जाओ। ये एक साधारण सा एग्जाम्पल है। तो जी। हमारे व्यावहारिक जीवन में दिशा की बहुत जरूरत पड़ती है काफी जगह में। बिना दिशा ही काम नहीं होता है।
तो वैसे ही भौतिक विज्ञान में, और ख़ास तौर से भौतिक विज्ञान में, और गणित जो है वो विज्ञान को समझने के लिए एक साधन है। तो भौतिक विज्ञान में बहुत मात्राएं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बिना दिशा के उसका कोई मतलब बनता नहीं। जैसे एक बल, अब आप किसी पे बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु कितनी दूर और किधर को जाएगी वो इस पर निर्भर करता है कि बल किस दिशा में लग रहा है और कितनी मात्रा में लग रहा है। तो ये आपके साधारण कहना चाहिए समझने की बात है कि कहाँ पर दिशा की जरूरत पड़ती है, कहाँ पर दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। बिल्कुल आप एक्सपीरियंस किसी बेस्ड। क्वांटिटी को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि ये वेक्टर है या नहीं। हाँ, ये वेक्टर है कि नहीं है। और देखा जाए तो यही वास्तविकता भी है, क्योंकि जो गणितज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने जो इस शब्द की इजाद करी, या जो वेक्टर खास तौर से फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ों में जो वेक्टर को यूज़ किया गया, वो इसीलिए किया गया कि यार कुछ कुछ जगह हमको दिशा की जरूरत पड़ रही है जी। और कहीं कहीं पर नहीं पड़ रही है। और कितनी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ उसकी कभी दिशा की जरूरत पड़ती है और कभी नहीं भी पड़ती है, और उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। जी। ये एक साधारण तौर से समझने की बात है कि वेक्टर क्या चीज़ है और क्यों उसकी जरूरत पड़ रही है। नहीं, कई चीजों का तो इसके ऊपर काम चल ही नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। जी। बिल्कुल, अगर आपको ये सोचिए कि आपको यहाँ से चंद्रमा में जाना है रॉकेट के रास्ते, हम्म। अगर आपको दिशा नहीं पता है तो आप चंद्रमा के बदले पता चला मंगल ग्रह पहुंच गए या कहीं और जगह पहुंच गए, क्या पता धरती में दूसरे कोने में पहुंच गए। तो ये तो आपने बड़ा रोचक प्रश्न उठा दिया है कि भाई आप यहाँ से चंद्रमा जा रहे हैं, चंद्रमा भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है। बिल्कुल तो वैज्ञानिकों के लिए तो इसको सेट करना है कि भाई जमीन से हम किसी चीज को लॉन्च करें, और इन केस हम ऐसा तरीका हमारे पास आते हैं कि हम सीधे चंद्रमा पर भेजें, तो कितना कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, वो तो। बिल्कुल। और ये तो मतलब समझिए खाली दिशा ही नहीं हो रही है, ये वो दिशा हो रही है कि जो समय के साथ साथ बदलती भी जा रही है। साथ में सूर्य भी हम इन तीनों को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब इतने तरह के बल लग रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, और आपकी गति को वो सब को बदलते जा रहे हैं। आपको बस फोकस करना है, जैसे अर्जुन की जो तीर थी उसका वो मछली की आंख में उसको लगाना था, या तो फोकस आपको वही करना है कि हमको जाना तो वहां पर है। अब कैसे जी। हम अपनी दिशा को चेंज करते जाएं ताकि पहुंचे वहीं पर, चाहे हमको कोई किधर को नहीं, ये खींच रहा है, बड़ा कोई किधर खींच रहा है। बिल्कुल, ये तो बड़ा रोचक बात हो गई कि भाई अगर चंद्रमा पर जाना है बिल्कुल। तो हम, अगर बाई द वे हमने इस वक्त कहीं टारगेट किया लेकिन चंद्रमा फिर आगे निकल गया या पीछे और हो गया, बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये वेक्टर से भी अलग कोई चीज आ रही है यहाँ पर, वेक्टर के अलावा भी कुछ और चीजें आ रही हैं। बिल्कुल, ऐसा लग ये रहा है। डायनामिक वेक्टर एक तरह से कहेंगे आप इसको, कि जो वेक्टर जो है समय के साथ साथ अपनी दिशा भी परिवर्तित कर बिल्कुल। रहा है। अच्छा, चलिए पहले ये जानने की कोशिश करें कि वेक्टर क्या है, जरा इसको एक बार आप डिफाइन करने की कोशिश करें। हाँ, जी। तो वेक्टर सदिश राशियां जो होती हैं वो आपका एक कहना चाहिए एक माध्यम है। माध्यम भी क्या है, किसी चीज को बताने का एक तरीका समझिए। कि जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आपको कोई चीज कोई ऐसी क्वांटिटी है, जैसे मान लो कि ये वेलोसिटी है या फोर्स है या कोई और, या मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन चीज़ों को बताने का एक तरीका है कि ये, जहाँ पर आपको खाली यही नहीं बताना है कि उसकी मात्रा कितनी है, बल्कि उसकी दिशा भी क्या है। तो उनको बताने का एक कहना चाहिए एक गणित के हिसाब से एक तरीका है कि इसको हम कहेंगे वेक्टर इन क्वांटिटीज को। तो ये कहना चाहिए आपकी एक जनरल डेफिनेशन है। नाउ अगर आप डिक्शनरी उसके शब्द से जाएं, जैसे आपने शुरू में बताया कि वेक्टर, कोई भी कैरियर को वेक्टर मान लेते हैं जनरली। जी। वो कैरियर को वेक्टर इसलिए मानते हैं क्योंकि वो कैरियर भी कहीं जा रहा है। देखा जाए जी। तो जैसे आपका वायरसेस हैं, इनको भी वेक्टर मानते हैं, भाई ये भी जी। कुछ कैरी कर रहे हैं किसी कैरी कर दिशा रहे में। हैं। एक जगह एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जा रहे हैं, तो एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो वेक्टर, वो भी कैरियर हुए एक तरह से।
तो पर गणित में और फिजिक्स में, इन सब चीज़ों में, भौतिक विज्ञान में जब हम वेक्टर की को यूज़ करते हैं, तो वेक्टर का हमारा तात्पर्य केवल ये है कि हम उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें जो खाली मात्रा से ही उनमें उनको आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। उनको समझने के लिए आपको दिशा और मात्रा दोनों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप जैसे अब भाई देख, हम जहाज से कहीं जाए या हेलीकॉप्टर से कहीं जाए, तो बिल्कुल हम कई बार अपने जहाज या हेलीकॉप्टर को संभवतः एआई मोड में रख देते होंगे या ऑटो मोड में बिल्कुल, रख देते ऑटो होंगे। ऑटो पायलट पे रखते हैं, बिल्कुल ऑटो मोड में रख दिया, वो अपना चलता रहेगा क्योंकि दिशा फिक्स है। दिशा फिक्स है। लेकिन इनफैक्ट रोड में नहीं कर आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है। सकते। जब हम जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं, अमेरिका से हम भारत आ रहे हैं या भारत से अमेरिका आ रहे हैं, आज के समय में इतने सोफिस्टिकेटेड जहाज बने हुए हैं कि उनमें वैसे देखा है तो पायलट की जरूरत है नहीं, सब कुछ ऑटो पायलट में चलता है। पायलट ना भी हो तो वो जहाज अब तो टेक ऑफ भी कर सकता है, लैंड भी कर सकता है, उड़ तो सकता ही है आराम से। एक बार ऊपर पहुंच गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन आपने एक बार उसमें कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए कि भाई यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है, तो वो सब अपने आप की गणनाएं कर लेगा कि किस दिशा में मुझे जाना है और कितनी गति से जाना है, मैं कहाँ पहुंचूंगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो भी गोल है, तो आपको ऐसे करके जाना है, ऐसे करके नहीं जाना है पृथ्वी के बीच में से घुस करके कहीं जाना। तो अच्छा आपको हमारे बच्चों को ये भी, अच्छा हमारे बच्चों को जैसे हम वेलोसिटी में कहते हैं कि एक निश्चित दिशा में हम जा रहे हैं, हाँ ये ठीक है, एक दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल, तो एक दिशा दिख रही है उनको। हाँ लेकिन जब हम आकाश में गति कर रहे हैं या अंतरिक्ष में गति कर रहे हैं, तो आप एक ग्लोब के अंदर हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको भारत से अमेरिका जाना है, तो आप जाने को तो एक दिशा जा रहे हैं, लेकिन वो दिशा सीधी रेखा नहीं है, वो ना एक ना ना, कर्व है। वो एक्चुअली उसको जियोडेसिक बोलते हैं। जी। वो साधारण तौर पे अगर बिल्कुल परफेक्ट हो, मान लो कि कहीं कोई वार, आजकल तो क्या हो रहा है कि इतने सारे वार चल रहे हैं, उधर यूक्रेन में, उधर क्या कहते हैं बीच में मिडिल ईस्ट में, सबको जगह इनके चक्कर में जो है जहाज थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े जाते हैं क्योंकि उनको सब अवॉइड करना पड़ता है एयर स्पेस पर। जी। साधारण तौर पे मान लो कि सब शांति है, सब कुछ है, तो आप जब चलते हैं तो वैज्ञानिकों ने ये पहले गणितज्ञों ने ये सबसे पहले बताया कि कौन सा रास्ता ऐसा होगा आपको कि देखिए जैसे आपने पहले कहा कि अंतरिक्ष में कोई रास्ता, सड़कें नहीं बनी हुई है, मतलब वायुमंडल में सड़कें नहीं बनी हुई कहीं पर जी। आपको। तो आप तो पता चला आप किधर को जा रहे हैं, आपको कैसे पता कि इधर को जा रहे हैं? आपको नेविगेशन करना है। तो गणित में एक चीज होती है, इसको कहते हैं जियोडेसिक। एक कोई स्फीयर है, उसमें जो दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है, उसको हम जियोडेसिक बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर दिल्ली है, मतलब पृथ्वी ऐसी गोल है, इधर पे दिल्ली है, इधर पे न्यूयॉर्क है, और हमको दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेनी है, तो हमको उस ग्रेट सर्कल, उस जियोडेसिक के रास्ते ही जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करके गए या ऐसे करके गए या किसी भी और रास्ते से गए, तो हमारा बहुत पेट्रोल खर्च होगा और हजारों मीलों का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। यानी बच्चों को ये भी मालूम हो कि भाई जब हम कहते हैं कि भाई कहीं पर वेलोसिटी से हम जा रहे हैं, एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं, तो जब आप अंतरिक्ष में जब गति करते हैं या समुद्र में जब गति करते हैं, तो वो सीधी रेखा ना होकर कुछ कर्व भी हो सकता कर्व हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी कर्व है इसलिए। है। पृथ्वी जो है वो एक गोला है, और जैसा पृथ्वी का गोला है उसी हिसाब से आपको चलना है। अगर इसी आप मान लो कि तरह। पृथ्वी बिल्कुल चपटी होती पूरी, तब तो आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना देते दो पॉइंट के बीच में, कहते हैं भाई स्ट्रेट लाइन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच की, सिंपल सी बात। बिल्कुल। लेकिन पृथ्वी क्योंकि एक स्फीयर है, तो स्फीयर में किसी दो पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी इसको जो होती है उसको बोलते हैं जियोडेसिक, वो नाम है अंग्रेजी में। और वो बेसिकली एक तरह ग्रेट सर्किल मानते हैं उसको, कि वो सर्किल है जो कि अगर मान लो कि उसको आप ऐसे करके काटेंगे तो ठीक सेंटर से जाएगा वाला, तो वो सर्किल जो है उस पर ही आपको चलना है बस। कहीं भी इधर उधर और चलेंगे, आप किसी और रास्ते से आएंगे, तो आप बहुत लंबी दूरी तय कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो मोटा मोटा हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वेक्टर वो राशियां हैं जिनमें दिशा है, परिमाण है, दिशा है, बिल्कुल। और जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हाँ, एडिशन। और लॉ पैरेललोग्राम, हाँ लॉ पैरेललोग्राम हम इसलिए यूज करते हैं वेक्टर में, नॉर्मल तौर पे जो मतलब स्ट्रिक्ट वेक्टर होते हैं, जो मतलब बिना दिशा के जिनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, उन वो चीजें हमेशा लॉ पैरेललोग्राम को फॉलो करती हैं। पर कुछ
चीजें ऐसी होती हैं, कभी कभी उनको वेक्टर की तरह उनको यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो मोटा मोटा ये बात हमारी हो गई, हमारे बच्चे ये बात को समझ रहे हैं कि भाई वेक्टर वो राशियां हैं जिसमें परिमाण है, दिशा है, बिल्कुल, और जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के एडिशन रूल को फॉलो करती है। उसको फॉलो करती है। और अदिश राशियां वो राशियां हैं जो जिनके लिए हमको केवल परिमाण सफिशिएंट है, बाकी बस की हमको खास बस, जरूरत हाँ, उसमें बाकी कोई चीज की नहीं। जरूरत नहीं, केवल परिमाण तो सफिशिएंट। थोड़ी आगे हम थोड़ी सी ये बताइए कि जो करंट है हाँ, उसमें दिखता है कि उसमें दिशा भी है, उसमें परिमाण भी है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो लगता है कि भाई बल्ब जल गया, यानी कोई दिशा हाँ, हो रही है, बिल्कुल। और उसमें परिमाण भी दिखता है, इतना एम्पियर करंट जा रही है, लेकिन हम्म, उसके बावजूद भी हम उसको अदिश राशि कहते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि करंट को पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि करंट है क्या चीज। करंट जो नॉर्मल तौर पे हम अगर हम थोड़ा अंदर जाएं उस पे अणुपरमाणु लेवल पे, तो हमको पता है करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, एक पॉइंट से जी दूसरे पॉइंट पे जाना, वो उसको हम करंट बोलते हैं। तो हम जब कभी कभी क्या होता है, खाली करंट, जैसे ओम्स लॉ है, जी सीधा ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई करंट आपके वोल्टेज के हिसाब से चलती है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा करंट बहेगी। बिल्कुल। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम रेजिस्टेंस मानते हैं, मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कह दिया। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी इक्वल टू आई आर, समझिए आर आपका एक कांस्टेंट हो गया। अब वहां पर करंट एक अदिश राशि है, दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट कितनी बह रही है हमको उस पर हमको ध्यान देना है बस। कितनी करंट होगी, ज्यादा वोल्टेज होगी ज्यादा करंट होगी, कम वोल्टेज होगी कम कम करंट होगी, बस हो गया। वोल्टेज आपकी इसके एक अदिश राशि है, तो वहां पर करंट भी अदिश राशि हो गई। इसमें थोड़ा सा फोकस लोगों को रहना चाहिए कि ये दिशा दिखाने के बावजूद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सदिश। इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं हो रहा हो, कहीं भी इलेक्ट्रॉन की दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, भाई करंट आ रही है, करंट जा रही है। हाँ। जी इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें ये दो पाइप है, एक पाइप ये है, दूसरा पाइप ये है, इसमें से पानी आ रहा है, और ये पानी फिर बड़े पाइप से होते हुए फिर कहीं को जा रहा है। तो आप ये अंदाज लगाएं कि ये असल में पानी की दिशा नहीं है, ये पानी तो वहीं को जा रहा है जैसा ये पाइप है। मान लीजिए इसमें प्रति सेकंड 3 लीटर पानी आ रहा है, इसमें 4 लीटर पानी प्रति सेकंड आ रहा है, तो इसमें से जो पानी यहाँ पर निकलेगा ये 7 लीटर पर सेकंड पानी यहाँ से निकलेगा। तो थोड़ी ध्यान करने की बात यह है कि यहाँ पर को जो पानी है, ये पानी की दिशा वही है जो कि इस पाइप की दिशा है, यानी पाइप पानी की दिशा को तय कर रहा है। अब हम करंट के केस में आए। इसमें आप देखें कि 3 एम्पियर करंट यहां से आ रही है इस तार में, 4 एम्पियर करंट यहां से आ रही है, और 7 एम्पियर करंट यहां से बाहर निकल रही है। देखिए ये तार में जो करंट आ रही है, ये करंट की दिशा कौन तय कर रहा है? इस करंट की दिशा को ये तार तय कर रहा है। करंट की अपनी दिशा नहीं हो रही है, करंट की दिशा को ये तार तय कर रहा है कि कहां को करंट जाएगी। ऐसे ही ये तार इस करंट की दिशा को तय कर रहा है, ऐसे ही ये तार जो है इस करंट की दिशा को तय कर रहा है। इसके अलावा आप देखें कि भाई इस बिंदु पर अगर ये करंट वेक्टर राशि है, तो इस बिंदु पर जो नेट करंट होनी चाहिए थी 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का जो वेक्टर सम होगा, यानी 5 एम्पियर करंट को इस बिंदु से गुजरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 7 एम्पियर आ रहा है जो कि एल्जेब्रिक सम है। इसको देखें, इसको होना ऐसा चाहिए था, अगर 3 एम्पियर करंट यहां से आ रही है, 4 एम्पियर करंट यहां से आ रही है, तो इस बिंदु से 7 एम्पियर करंट को न जाके 5 एम्पियर करंट को जाना चाहिए था, क्योंकि अगर जब इसका वेक्टर सम कर रहे हैं हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, 3 एम्पियर ये है, 4 एम्पियर ये है, तो इसको 5 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन ये आता है 7 एम्पियर। इसलिए हम कहते हैं कि करंट जो है एक अदिश राशि है। तो जो दिशा हमको दिखाई पड़ती है वो वस्तुतः तार की हिसाब से है। जैसे जैसे हम तार को
मोड़ेंगे या कुछ करेंगे, वैसे वैसे करंट की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई ये वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन इस तरह का कोई या वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कोई वो नहीं है, रूल्स नहीं है, उसको फॉलो नहीं करती है करंट। तो इसलिए हम करंट को अदिश राशि ही मानते हैं, बस केवल सर्किट। अगर हम इसको किसी परिभाषा में बांधे हम्म तो अच्छा, वहां पर भी हम देखते हैं कि ना, जो हमने तीन बातें कही कि भाई उसमें परिमाण हो, दिशा हो और लॉ पैरेललोग्राम के लॉ एडिशन पैरेललोग्राम, लॉ पैरेललोग्राम को बिल्कुल। फॉलो करे, हाँ, तो तीसरे को वो फॉलो करता भी नहीं है, तीसरे को फॉलो नहीं करेगा वो, करता बिल्कुल। है। तो तो इन तीनों परिभाषा अगर तीन बिंदुओं पर बात है तो हाँ, हम मान लें कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। क्वांटिटी है, बिल्कुल। हाँ, अगर नहीं हो रही, अगर तीनों में से एक भी चीज नहीं हो रही तो आप उसको वेक्टर नहीं मान सकते। जी, तीनों के तीनों होना जरूरी है तीनों को वेक्टर तीन के। होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, कभी कभी जो बात हम अभी आगे से कर रहे हैं लगातार, हाँ कि जैसे एरिया वेक्टर है, जैसे एरिया हाँ, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल। लेकिन जब हम बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा करते हैं या बी ए कॉस करेक्ट। फाइव हाँ, करते तो हैं, वहां क्यों करते हैं, वही बिल्कुल मानते हैं साधारण तौर पर तो अदिश राशि कहलाती है एरिया। पर कभी कभी सदिश राशि क्यों मानी जाती है, जैसे बी डॉट ए। बी डॉट ए, जी हाँ। तो उसका, जैसे मैंने पहले बताया, ये वही प्रॉब्लम है जैसे हमारी करंट में थी। जी जब हमको ये पता लगाना है कि मान लो कि कोई वायर है, जी ठीक है, एक वायर हमने लिया, उसमें मान लो कि ऐसे करके करंट बह रही है इस डायरेक्शन में, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखा हुआ है। इधर से नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, बीच में वायर है। अब हमको ये पता लगाना है कि उस वायर के अंदर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा। जहां पर ये कैलकुलेशन की बात होती है, तो ये तो आपको पता है कि अगर वो बिल्कुल उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, तब तो पूरा का पूरा चला जाएगा फ्लक्स, और अगर ऐसे डायरेक्शन में होगा तो फ्लक्स जीरो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किस तरह से किस ओरिएंटेशन में है ये जो वायर है, हाँ, ये इस पर निर्भर कर रहा है, इतना तो हमको ये पता है। कॉइल कॉइल के घूमने के हिसाब से। हाँ, कॉइल के घूमने के हिसाब से जो है वो फ्लक्स की मात्रा चेंज होती जा रही है, इतना तुमको पता है, साधारण सी बात है। भाई जी, अगर बिल्कुल, 190 यानी हम इसको तो हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल। रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उसको, तो हमको बिल्कुल मालूम रिकॉर्ड चल कर रहा रहे हैं, है हमको कि पता ये ही है। चेंज होगा। हाँ, वो तो आपका साधारण जैसे से भी, जैसे आपके एक कॉमन सेंस भी है। जैसे जैसे कॉइल मूव कर रही है, वैसे वैसे ये फ्लक्स में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बिल्कुल, वो वो भी अंतर आ रहा है। अंतर आते जा रहा है, सीधी सी बात जी है। तो इसका अब सवाल ये है कि कितना फ्लक्स गया। जी तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि भाई जितनी बड़ी कॉइल होगी उतना ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा फ्लक्स जाएगा, सीधी सी बात है। जी दूसरी बात, अगर वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम जाएगा फ्लक्स, और उसके पैरेलल चल रही है तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स, क्योंकि छेद तो बिल्कुल इधर को है बिल्कुल। और आप इधर को मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं। जी तो इससे हमको पता चला कि ये जो है, ये जो कॉइल है इसकी दिशा पे भी निर्भर कर रहा है जो फ्लक्स क्वांटिटी है। बिल्कुल वो कर रहा है। है कि नहीं? बिल्कुल कर। हाँ। बस, क्योंकि इस पे निर्भर कर रहा है तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमको एरिया की डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया पे निर्भर कर रहा है तो हमको पता ही है, और ये एरिया का ओरिएंटेशन क्या है उस पर निर्भर कर रहा है कि किस दिशा में घूम रहा है एरिया। तो यहां पर जो है ये वो परिस्थिति है जहां पर हमको ये देखना है कि एरिया की डायरेक्शन क्या है और एरिया की मात्रा क्या है। राइट है, राइट है। नहीं, देखिए, दो हाँ, चीज तो बड़ी सिंपल सी है। अगर ये ठीक परपेंडिकुलर है, जी मतलब कि, अच्छा देखिए, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया की डायरेक्शन होती है, अगर ये एरिया है तो उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है कि ना। ये एरिया की डायरेक्शन मानी जाती है। जैसे मान ली कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर ऐसा स्क्वायर लेते हैं, उसका एरिया हमको पता है कितना है, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा उस स्क्वायर के ऊपर को मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी आप पहले मुझे करेक्ट करेंगे हाँ है। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ इस बात को कि हाँ भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, हाँ, कॉइल हमारे पास है, और ये कॉइल चेंज जैसे चेंज हो रही है, हमारी करंट भी चेंज हो रही है, चेंज फ्लक्स हो रही, चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ और चेंज, तो हम मैथमेटिकली इसको हम गणना कर रहे हैं क्योंकि हम रीडिंग ले रहे हैं, हाँ और हम ये पा रहे हैं कि ये बी ए कॉस थीटा के बराबर आ रहा है।
बी कॉस मैथमेटिकली हम बराबर, देख रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो अगर ये बी ए कॉस थीटा आ रहा है तो वो बी ए कॉस का मतलब है ये ये बी डॉट ए है। बी डॉट ए होगा, वेक्टर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही होगा, होगा तभी होगा। क्योंकि स्केलर और प्रोडक्ट होता अगर है। ये बी डॉट ए करके आ रहा है इसका मतलब हमको ए को वेक्टर लेना पड़ेगा तभी बी डॉट ए भी कर पाएंगे। तभी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप देखें इसकी दो सिचुएशन ऐसी है, इवन आपको बी डॉट ए मानने की जरूरत भी नहीं है। ये सोचिए कि दो सिचुएशन ऐसी है जहां हमको बिना कैलकुलेशन के पता है। जी जब हाँ ये बिल्कुल। ऐसा है तो हाँ जीरो है, ठीक जीरो है। है ये 90 बिल्कुल। डिग्री है, तो 90 डिग्री पे 90 डिग्री एरिया जब है तो तो जीरो फ्लक्स आ रहा है। और जब वही जीरो डिग्री एरिया है, जीरो डिग्री दोनों के बीच की जो मतलब एंगल है, तो उस समय मैक्सिमम आ रहा है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में जो जीरो डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पे जीरो होता है? कॉस। बिल्कुल। हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि यहाँ कॉस से तो संबंध है इसका। हाँ अच्छा, एरिया के प्रोपोर्शनल भी है, ये भी हमको पता है। तो और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल भी, जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो हुआ बी गुणा ए गुणा कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी होगी बात। हाँ इसको हम बी डॉट ए भी कह सकते हैं। इसको बी डॉट ए कह सकते हैं डॉट मैथमेटिकली। प्रोडक्ट है। और बिल्कुल। लेकिन एक बात और है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स के दो बीच में वेक्टर के होगा। बीच में ही होता है, इसका मतलब ए इसलिए हमको वेक्टर है। ए को वेक्टर मानना पड़ेगा। वेक्टर को मानना ही पड़ेगा एक को, बिल्कुल। तो ए को यहाँ पर कौन वेक्टर की ट्रीट करना हमारी मजबूरी हो गई। मजबूरी है, बिल्कुल। क्योंकि बिना उसको वेक्टर ट्रीट किए आप इस कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। और बिल्कुल। ताज्जुब की बात यह है कि ये वेक्टर से 100% हर परिस्थिति में ये कैलकुलेशन सही देता है। हाँ बिल्कुल है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों अलाइंड हो गए। बिल्कुल अलाइन हो गए। यही तो मजा है मैथ और फिजिक्स को करने का साथ साथ, क्योंकि जो मैथ में आप पढ़ते हैं वो जी आप फिजिक्स में लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी बच्चों के दिमाग में ये बात भी रहनी चाहिए कि भाई जो हम ए को हम स्केलर कर रहे हैं तो वो एक कोई स्थिति है। हाँ, और कभी हम उसको वेक्टर कर रहे हैं वो कोई दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति है, बिल्कुल। तो परिस्थितियों के हिसाब से हम हाँ बातें करेंगे साइंस में। बिल्कुल। शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण तो शून्य होता है और दिशा अनिश्चित होती है। ऐसी कई चीजें हमको देखने को मिलेंगी। हम जानते हैं कि दो वेक्टरों का जो योग है वो पुनः एक नया वेक्टर होता है। यहाँ पर देखें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका जो योग होगा तीसरा, वो ए प्लस बी, वो एक तीसरा वेक्टर होगा। ऐसे अगर दो वेक्टर्स को हम घटाएं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी को हमने घटाया है ए से, तो इसका जो योग होगा ए माइनस बी होगा। यानी दो वेक्टरों को जोड़ने पर या उनको घटाने पर हमें पुनः तीसरा वेक्टर मिलता है। अब अगर इस बात को थोड़ी आगे बढ़ाएं, अगर आप देखें कि यहां पर दो ग्रुप रस्साकसी खेल रहे हैं और दोनों ओर को लोगों की संख्या समान है और इनके बल भी समान है, तो ऐसे केस में अगर ये एफ बल लगा रहे हैं और ये भी एफ बल लगा रहे हैं तो इनका जो नेट फोर्स होगा एफ माइनस एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि दो वेक्टरों का घटाना या जोड़ना पुनः एक नया वेक्टर होता है, तो हमको कहना पड़ेगा कि ये 0 वेक्टर हो रहा है। यानी 0 वेक्टर वह वेक्टर है जिसका परिमाण भी शून्य है और दिशा निश्चित है। दिशा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। थोड़ी इस तथ्य को हम आगे बढ़ाएं। इस गाड़ी को आप देखें, ये गाड़ी चल रही है और धीरे धीरे ये गाड़ी रुकेगी। अब जब ये गाड़ी रुक गई तो इस स्थिति में इसका वेग तो 0 हो गया और इसकी दिशा अब अनिश्चित है। हम ये नहीं कह सकते कि अब ये गाड़ी कहां को जाएगी। तो यहां पर को जो वेलोसिटी है वो 0 वेक्टर को प्रदर्शित कर रही है। एक एग्जांपल और देखें। यहां पर देखें कि ये जो व्यक्ति है ये कुछ कदम आगे जा रहा है, उसके बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जा रहा है। अगर उसका एक दिशा में विस्थापन x है
और दूसरी दिशा में विस्थापन भी x है, तो आखिर के वक्त में ये अपनी मूल अवस्था में है, यानी इसका नेट विस्थापन 0 है। तो नेट विस्थापन भी 0 वेक्टर से प्रदर्शित हो रहा है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी तार में किस बिंदु से कितनी करंट जा रही है इसका अंदाज देती है। मान लीजिए आपका एक तार है, तो इसमें करंट तो आई जा रही है, लेकिन इसके भिन्न भिन्न भागों पर भिन्न भिन्न मात्रा में आवेश गुजर रहा है। देखिए यहां पर इस पॉइंट पर A1 पर, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहां पर जो करंट डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, J1 इक्वल टू I अपॉन A1। अगर इस पॉइंट पर देखें तो यहां पर एरिया कम है, तो यहां पर जो करंट डेंसिटी है J2 ये ज्यादा हो जाएगी। इस तार के भिन्न भिन्न भागों में आप देखेंगे तो यहां से आप बाएं से दाएं की ओर आए तो आप पाएंगे कि इसके दाहिने भाग में करंट डेंसिटी कम है, जबकि जैसे जैसे आप बाईं ओर को आएंगे ऐसे ऐसे करंट डेंसिटी इसकी ज्यादा होती जाएगी। करंट डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है इसके इकाई क्षेत्रफल से ज्यादा आवेश गुजर रहा है। अगर मान लीजिए ये एक तार है, यहां पर ये ज्यादा मोटा है, यहां पर ये कम मोटा है और यहां पर ये और पतला है। अब करंट तो अगर इसमें यहां से आई करंट जा रही है तो पूरे तार में आई करंट जाएगी, लेकिन इसके इस पॉइंट पर Q पर देखें, यहां पर करंट डेंसिटी जो है वो इसकी तुलना में, यहां पर जो करंट डेंसिटी है इसकी तुलना पर यहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा आवेश इस पॉइंट से गुजरेगा, यानी इस पॉइंट की ज्यादा गर्म होने की संभावना है और ज्यादा गलने की संभावना है। और अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहां पर तार और पतला हो गया, तो अब बहुत ज्यादा करंट इस भाग से गुजर रही है, तो यहां पर तार के गलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तार के गलने की संभावना इस पॉइंट पर है और उससे बाद में इस पॉइंट पर है। इस तार के गलने की संभावना कम है क्योंकि तार मोटा है। दूसरी बात जो है करंट डेंसिटी पदार्थ की, भाई किस चीज का ये तार बना हुआ है, उसकी जो चालकता है जिसको हम यहाँ पर सिग्मा से दर्शा रहे हैं उस पर भी निर्भर करती है। अगर चालकता ज्यादा है इसका मतलब है इस पर आवेश आसानी से गुजर जाएगा, और अगर चालकता कम है तो इसका मतलब है कि इसमें आवेश को जाने में कुछ तकलीफ होगी। हम जानते हैं कि कुचालकों में से आवेश नहीं गुजर पाता है। तो करंट डेंसिटी वो चालकताओं पर भी निर्भर करेगी। अब मान लीजिए कि ये कोई तार है और इसका जो अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद है ये अलग अलग है और इनकी चालकताएं भी अलग अलग है। भिन्न भिन्न भाग को, इस भाग की चालकता अलग है, इसकी चालकता अलग है, इसकी चालकता अलग है। ये भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलाकर ये तार बनाया गया है। इसके भिन्न भिन्न भागों पर जब हम करंट डेंसिटी की बातें करेंगे तो हमको ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक तो चालक की कंडक्टिविटी को और दूसरा इस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों को भी। आप देखें कि करंट तो इस बात की सूचना दे रही है कि तार में से आवेश गुजर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि किस भाग से कितना आवेश गुजर रहा है। किस भाग से कितना आवेश गुजर रहा है की सूचना करंट डेंसिटी देती है। मान लीजिए दो तार हैं जिसमें पहले में करंट डेंसिटी 3 है तथा दूसरे में करंट डेंसिटी 4 है और ये परस्पर लंबवत है, तो इसकी जो नेट इस बिंदु पर, इनके मिलान बिंदु पर जो नेट करंट डेंसिटी होगी 3i + 4j होगी। अगर हमने इसको 3i से दिखाया, इसको 4j से दिखाया, तो यहां पर को जो मिलान बिंदु पर जो नेट करंट डेंसिटी होगी 3i + 4j होगी। तो परिणामी करंट डेंसिटी को हम √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 एम्पियर/मीटर² से इसको हम दर्शा सकते हैं। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अगर आप देखें कि अगर किसी बिंदु पर 3 तार मिले और उनको हमने ये इस तरह से वेक्टर 3i + 4j + 4k से एक में करंट डेंसिटी है, दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे दिखाया,
तो कटान बिंदु पर या मिलन बिंदु पर जो नेट करंट डेंसिटी होगी उसमें हम तीनों करंट डेंसिटी को आप वेक्टर सम करेंगे, और वेक्टर सम करने पर ये 12y प्लस 16j प्लस 19 के आ गया। इसका परिमाण निकालेंगे तो ये करीब करीब √761 यानी 27.58 आ गया। ऐसे अगर आप देखेंगे कि अगर दो तार 60 अंश के कोण पर मिल रहे हैं तो उनके मिलान बिंदु पर जो करंट डेंसिटी होगी उसको इस सूत्र से J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस J1 J2 cos 60 से के अंडररूट से ऐसे हम इसको निकालेंगे। मान लीजिए एक तार में धारा घनत्व 3 है, दूसरे में 4 है, तो उस केस में इसका जो मान हो जाएगा करीब करीब 6.08 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये करंट डेंसिटी का हमें फायदा क्या है? आप देखें कि ये इस तार में से करंट आ रही है और इस तार में जो करंट डेंसिटी है I1/A1 जिसको हम J1 से दिखा रहे हैं, ऐसे इस तार में जो करंट डेंसिटी है J2 I2/A2 है। अब इस बिंदु पर दोनों तार मिल रहे हैं, तो इस बिंदु पर जो दोनों तार मिलेंगे तो इस बिंदु पर जो नेट करंट डेंसिटी होगी उसको हम इन दोनों J1 और J2 के वेक्टर सम से ज्ञात करेंगे। इस बिंदु पर हम उस करंट डेंसिटी का परिमाण निकाल लेंगे। अब बाय द वे हमको इस करंट को फिर आगे ले जाना है और एक ही तार से ले जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि तार हम ऐसा डिजाइन करें कि ये जो करंट यहाँ पर मिलान बिंदु पर नेट करंट बन रही है, नेट करंट डेंसिटी बन रही है, उस करंट डेंसिटी को ये आसानी से ये अपने पास ले जाने में सक्षम हो सके। कि भिन्न भिन्न कार्य के लिए हमको भिन्न भिन्न प्रकार के तार चाहिए, और जो तार को जब डिजाइनिंग करते हैं तो उस वक्त इस करंट डेंसिटी का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर यहाँ पर जो नेट करंट डेंसिटी है उसकी इस करंट डेंसिटी की एक निश्चित दिशा भी है, तो उसी दिशा में हमको तीसरे तार को भी जोड़ना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट पर तीसरे तार को उसी दिशा में नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर को फिर जो चार्ज है एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा वो फिर यहाँ पर के करंट को फ्लक्चुएट कराएगा। और अगर हमने ये तीसरे तार को ठीक उसी दिशा में जोड़ा बिंदु पर नेट करंट डेंसिटी की दिशा है, तो फिर ये फ्लक्चुएशन की मात्रा समाप्त हो जाएगी। तो ये तारों के डिजाइन करने में हम करंट डेंसिटी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो दो तीन बात ये स्पष्ट है कि एक तो करंट तो केवल ये बताती है कि भाई तार से आवेश गुजर रहा है, जबकि करंट डेंसिटी ये बताता है कि तार के किस भाग से कितना आवेश गुजर रहा है। करंट डेंसिटी को आप कह सकते हैं कि ये किसी पॉइंट में निकाली जाती है, जबकि करंट के बारे में आप कह सकते हैं कि एक तार में एक हिसाब से करंट बह रही है। ये पूरे तार की मैक्रोस्कोपिक बात है, जबकि करंट डेंसिटी एक मैक्रोस्कोपिक बात है। आप किसी बिंदु पर करंट डेंसिटी निकालते हैं, और जब आप भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तार डिजाइन करते हैं तो उस वक्त हम करंट डेंसिटी को बहुत ज्यादा ख्याल में रखते हैं।